गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा ख्वास और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। इस्लामाबाद के बासी तो बहुत खुश होंगे क्योंकि सुबह के वक्त मौसम ठंडा है, दिन के वक्त थोड़ा सा गर्म है, लेकिन शाम को फिर इतनी ठंड है कि अगर टी शर्ट में आप बाहर निकलें तो आपका दिल करता है कि कुछ ना कुछ ऊपर ओढ़ लें। हवा चल रही होती है और मौसम इतना खुशगवार है कि मई का आगाज़ है और मई के आगाज़ में ऐसी फीलिंग आ रही है तो दुआ भी दिल से निकलती है कि मई का महीना इस तरह से गुजर जाए तो फिर हौसला हो जाएगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर फिर सिर्फ 4 महीने रह गए। एग्जैक्टली कभी नहीं सोचा था कि मई में भी आपको इतना अच्छा मौसम मिलेगा, इस तरह बारिशें होंगी। अल्लाह करे कि ये जो बारिशें चल रही हैं ये रहमत की बारिशें हों और कहीं पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमारे तमाम इदारे ज़ाहिर है अलर्ट हैं पहले से, क्योंकि पेशगोई की गई है कि अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है और जहाँ पे पहले सैलाब आ चुके हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत है। अभी तक जो पिछला सैलाब आया था उससे हमारे जो मकीन थे वो दोबारा अभी अपने घरों में नहीं जा सके और अभी दोबारा से अगर खतरा है तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और वो लोग जो नशेबी इलाकों के आसपास रहते हैं ख़ास तौर पे उनको चाहिए कि वो टाइमली अपने लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर दें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने में एक तो गवर्नमेंट की भी मदद हो सके, दूसरा उनके अपने लिए बहुत अच्छा है कि वो टाइमली अपना सामान वगैरह महफूज मकाम पे मुंतकिल करें अपनी फैमिलीज़ को। और इस्लामाबाद के रहने वाले जो आगे पीछे मूव करते हैं वो ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि जब वो शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं तो लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा रहता है और फिर बारिश की वजह से स्लिपिंग बहुत ज़्यादा होती है। आजकल बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ टूरिज़्म को पाकिस्तान की और ये चाहता हूँ कि हमारे सिटीज़ में रहने वाले लोग भी जाएं, नॉर्थर्न एरियाज़ का विज़िट करें, कश्मीर का विज़िट करें। बहुत खूबसूरत है जगह, लेकिन बारिशों के दिनों में आप लोगों को जो सलमा ने चीज़ें बोली हैं उनका भी ख्याल रखना है। अपनी गाड़ी के टायर्स लाजमी चेक कर लें, अपने साथ हिफाजती सामान ज़रूर रखें। इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी हो सकती है तो आपके कॉन्टेक्ट्स जिस इलाके में आप जा रहे हैं वहाँ पर होने चाहिए कि आपको रेस्क्यू किया जा सके। वंडरफुल। सो आज का दिन बहुत अहम है और आज का दिन अहम है हमारी बरादरी से भी रिलेटेड और इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं तो ओवरऑल इस दिन को प्रमोट करना चाहिए। इस दिन के ऊपर सेमिनार्स और इस दिन के ऊपर जितनी बात हो कम है, क्योंकि आज है वर्ल्ड फ्रीडम डे। एग्जैक्टली आज़ादी सहाफत का दिन है आज और प्रेस फ्रीडम डे है। और हमारा आइन भी हमें हम जब अपनी आज़ादियों की बात करते हैं तो एक सहाफ़ी की आज़ादी क्या होती है, उसको लिखने की आज़ादी हो, उसको बोलने की आज़ादी हो, यानी तहरीर व तकरीर की आज़ादी। और ये आज़ादी की ज़मानत हमारा आइन हमें देता है जिसपे हम गाहे बगाहे बात भी करते रहते हैं। तो सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन के लिए और उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन खास तौर पर मनाया जाता है। हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है यासिर हुसैन की, रिपोर्ट देख लेते हैं। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाने का आगाज 1993 में उस वक्त हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इस दिन की बाकायदा मंजूरी दी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने की एक वजह माशरे को ये याद दिलाना है कि अवाम को हकाइक पर मबनी खबरें फराहम करने के लिए कितने ही सहाफ़ी अपनी जान से गए और कई कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त ही किसी माशरे के इज्तिमाई शऊर का आयनादार होती है। मीडिया को एक आजाद निगरान की हैसियत से अपना किरदार अदा करने की इजाजत होनी चाहिए। रिपोर्टिंग सहाफत ये जिम्मेदारी होती है दो तरफा। हुकूमत को भी इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और सहाफ़ी को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, वरना ये निज़ाम चल नहीं सकता। सहाफ़ी वो बेचारे लोग हैं जो लोगों की आवाज़ बनते हैं लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो बनाया जाए उसमें कोशिश ये की जाए कि तमाम जो नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमें उनको लिया जाए ऑन बोर्ड। बीइंग अ जर्नलिस्ट, अगर आपकी जो बॉडीज़ हैं, जो जर्नलिस्टिक बॉडीज़ हैं, वो भी आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी ज़्यादा इकदाम लें या आपके लिए ऐसा एक साउंड इन्वायरमेंट हो कि या आप फील्ड में हो या आप जनरली किसी खबर के ऊपर काम करें, आपको यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग ऑन समथिंग। आपको ज़्यादा किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी ना हो। जो फ्रीडम है या सेंसरशिप की जो कभी कभी किसी वक्त बातें होती रही हैं वो नहीं होना चाहिए। जितनी प्रेस की आज़ादी होगी उस मुल्क को दुनिया में उतना ही जमहूरी मुल्क माना जाता है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 1992 से 2022 तक दुनिया भर में 1400 से जायद सहाफ़ी पेशावराना फराइज की अंजाम दही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता बरस मुख्तलिफ मुल्कों में 363 सहाफ़ियों को कैद भी किया गया। आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाने का हकीकी तकाजा है कि सहाफ़ियों को सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने में आज़ादी हासिल हो और उनके जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।
आज 3 मई दुनिया भर में ये दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के हवाले से बहुत सारी तकरीबात होंगी। अगर आपके आसपास ऐसी कोई तकरीब हो रही है और आप लोग शिरकत कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं, उसमें शिरकत करें, वरना सब सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करें ताकि इस दिन की अहमियत के बारे में भी लोग जान सकें और इसके बारे में बात कर सकें। आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अहम खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत का हम लोग जिक्र करते रहते हैं अक्सर, और उसमें मुख्तलिफ कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, हम लोग देखें एलॉन मस्क की कंपनी, ये तमाम एक दूसरे के साथ रेस में अब जुड़ गई हैं कि कैसे किसने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है और कैसे आगे बढ़ के दुनिया में इसको एक्सेल करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत के गॉड फादर समझे जाने वाले साइंसदान जेफरी हिंटन ने अपनी इस मसनूई जहानत के हवाले से एक कदम पीछे ले लिया है और दुनिया को खबरदार भी किया है। उन्होंने गूगल से मुलाजमत छोड़ दी है और ये खबरदार किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया जो समझ रही है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि एक सॉफ्टवेयर है जो गूगल ने बनाना था जिसका नाम था ब्लैक लिमोनी, उसको भी बरतरफ कर दिया गया है क्योंकि ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि दुनिया इससे ख़तरे में पड़ सकती है, ज़मीन ख़तरे में पड़ सकती है और इंसानियत ख़तरे में पड़ सकती है। और जब ये बात होना शुरू हुई थी तभी बहुत से लोगों ने ये चर्चा करना शुरू कर दिया था, इवन हम लोग भी शोज़ में डिस्कस करते हैं कि बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये एक फैक्टर है। और अच्छी बात है कि अगर चलें रिप्लेसमेंट हमारे पास रोबोटिक सिस्टम में आती जाए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली अब आपकी हर एक चीज़ पर जब नज़र रखे हुए है, आपको पता चल रहा है बहुत सारी अच्छे इसके यूजेज हैं, लेकिन इसका कोई कंट्रोल तो होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स नजम, हमारी टेक्नोलॉजी हमें खाती जा रही है। एग्जैक्टली जिस तरह हम लोग आज दिन तक इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया को करीब लेकर आए, लेकिन सोशल मीडिया का कोई रोक टोक नहीं है, सोशल मीडिया पे कहीं भी बैरियर्स नहीं है। तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बहुत आगे लेकर जा सकती है, लेकिन अगर उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगी और रोक टोक नहीं होगी तो बहुत खतरे में। देखिए, चेक एंड बैलेंस जितना भी रखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ग्रो करना है, आप उसको रोक नहीं सकते। तहकीकात होंगी, रिसर्चेस होंगी, नई चीज़ें आएंगी तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका जो काम करने की कैपेसिटी और जो उसकी सलाहियत है वो लिमिटेड होती जाएगी। जॉब्स भी चेंज होती जाएंगी, नेचर ऑफ जॉब्स भी, और स्क्वीज होती जाएंगी। तो हमने कोशिश ये करना है कि इंसानों को टेक्नोलॉजी रिप्लेस ना करे, टेक्नोलॉजी की अपनी जगह रहे, इंसानों की अपनी जगह रहे। एनीवेज हर दौर में इंसान ये चाहता है कि उसको खजाना मिल जाए। हमेशा हम खजाने की तलाश में रहते हैं, राइट? हम हमेशा चाहते हैं कि बहुत बड़ा कोई खजाना ऐसा हाथ लगे कि हमारी सारी जिंदगी समझ जाए और हम काम करने से हमेशा भागते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, हर इंसान ऐसा चाहता है। और ख़जाने की तलाश के लिए उमूमन लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घरों में खुदाई करेंगे तो ख़जाना निकल आएगा, हम किसी पहाड़ में जाके खुदाई करेंगे सोने के सिक्के निकल आएंगे। आप इतने हैरान हो के मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ आ गई थी क्योंकि मैं जो अगली खबर शेयर करने वाली हूँ वो ख़जाने से रिलेटेड है। बहुत साल कबल, यानी आप कह सकते हैं कि सदियों कबल ज़मीन में दफन हुआ था ये ख़जाना, जो कि मिला है माहिरीन आसार कदीमा को। और इटली में 200 सिक्के थे, रोमन सिक्के, जो कि दफन थे और अब ये मिल गए हैं और 2021 में मिले थे ये सिक्के। फिर इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू हुई ताकि ये पता चल सके कि ये आखिर कब दफन किए गए, किसने दफन किए। तो यहाँ तक जवाब मिला कि कई सदियों पहले ये सिक्के दफन हुए थे। अब ये किसने किए, किस गर्ज से किए, ये तो मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन अब 5 मई को इन सिक्कों को नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है। और इनकी जो हालत है सिक्कों की, वो अगर लोहे के भी सिक्के होते मेरा ख्याल है इतनी सदियों में वो ख़त्म हो जाते, लेकिन अभी तक ये पहचाने जा रहे हैं धात तक। अच्छा, अभी आपने आसार कदीमा का जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं ये सोच रहा था कि हम लोग उससे भी तो ये पता कर सकते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर ख़जाने किसने रिसर्च जो की है और कहाँ कहाँ पर इस वक्त मौजूद है। नहीं, उससे हम ये नहीं पता कर सकते। क्यों नहीं पता कर सकते? उसकी एक रीज़न है। देखिए, ट्रिलियंस ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो अभी जो फीड किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चैट जीपीटी का हम जिक्र करते हैं उसमें ट्रिलियंस ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स फीड किए गए हैं, लेकिन ज़मीन पे आइडेंटिफाई करना मैप के थ्रू के इस जगह पे खजाना है वो अभी पॉसिबल नहीं हुआ, वरना सारे खजाने एक्सप्लोर हो जाते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंगली अभी तक पता लगा है कि तो वो रिसर्च ही आपके सामने ऑब्वियसली आ सकती है ना। अच्छा, चैट जीपीटी का आपने जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, तो टेक्नोलॉजी की दौड़ का हम लोग जिक्र थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे, तो इसी के हवाले से एक और खबर हमारे सामने आती है कि चीन ने डिजिटल इंसान की तैयारी शुरू कर दी है। और डिजिटल इंसान की जो ये एप्लीकेशन है या ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको कहा जाता है डीप फेक ईज। और ये सर्विस है जो चीनी कंपनी के मुताबिक किसी भी शख्स का डिजिटल वर्जन बना सकती है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की 3 मिनट की वीडियो चाहिए, 100 जुमले
और 24 घंटे का वक्त जो है वो दरकार होगा, यानी That's it. 100 और उसके बाद वो sentences? आपकी सेम एज इट इज कॉपी तैयार हो जाएगी। अब क्या बात ये मेरा ख्याल है जो हमें नजर आ रहा है ये एक तरफ रियल ह्यूमन है और एक तरफ वो तरफ तैयार copy की है। हुई हाँ। डीप फेक जो सर्विस है वो है। क्या तो बात। टेक्नोलॉजी की दौड़ किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है ये कुछ समझ नहीं आ रही, और कहाँ पर जाके रुकेगी इसका भी कोई अंदाजा देखिए नहीं। ये कभी कभी नहीं समझ आता होता। मैं आपको सैर करा देती हूँ सहराओं की, सर्द सहरा की, क्योंकि Okay. यहाँ पे हम थोड़ा समझने से कासिर रहना चीज़ों को। तो सर्द सहरा का जब जिक्र होता है, सरफारंगा की बात होती है, सरफारंगा, वहाँ पे cold desert। शिगर में दुनिया का जो बुलंद तरीन सर्द सहरा है उसमें अब दोबारा से रौनकें लग गई हैं, मेला लगता है। पैराग्लाइडिंग के लिए सयाह आते हैं, जीप के साथ वो जो ऑफ रोडिंग करते हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होती है देखने वाली। घुड़सवारी होती है वहाँ पे। ये सारी एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो एक माहौल बन जाता है। जैसे हम कल यहाँ पे टेड पेगिंग की बात कर रहे थे, उसमें वो जो ढोल बजता है, वो जो माहौल होता है, इसी तरह वहाँ पे भी जब हम सरफारंगा की बात करते हैं उधर भी एक ट्रेडिशनल म्यूजिक is भी our होता है, culture. ठंड भी होती है, और बर्फ़ के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ जो चल रही होती हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। तो रिपोर्ट है हमारे यकीन पास। माने बहुत मजा आता है, जरूर जाएं फैमिली के साथ। और अभी देखिए गुलजार शिकरी की रिपोर्ट। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सरसहरा सरफरंगा पर सयाहों ने डेरे जमा लिए हैं। कई किलोमीटर पर फैली इस सरसहरा में सयाह मोटर बाइक, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग और जीप सफारी के मज़े उड़ाने में मसरूफ़ हैं। सयाह कहते हैं कि सरफरंगा की खूबसूरती अपनी मिसाल आप हैं, ऐसी खूबसूरती दुनिया भर में और कहीं पर भी नहीं है। मैं अपने सारे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ डेजर्ट में आई हुई हूँ और ये जीप सफारी, ATV बाइक्स, पैरा मोटर्स, ये सारा कुछ मेरा ख्याल है इस वक्त तक उन्हें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आया। हम आए हैं इधर स्कर्दू में डेजर्ट सफारी के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अभी पैराग्लाइडिंग पे गई और इट वाज अमेजिंग व्यूज़। मैं इस डेजर्ट में यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्स राइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है। Yeah, we came to the desert today and it's been really nice. The mountains are gorgeous and we're about to go paragliding. सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट एक अहम टूरिस्ट पॉइंट है। सयाहों की सहूलियत के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। गुलजार शिकरी, PTV न्यूज़, शिगर, बल्तिस्तान। क्या बात है खूबसूरत पाकिस्तान और क्या बात है खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान दो मजमुआ है, एक गिलगित साइड है और एक बल्तिस्तान का इलाका है। बल्तिस्तान में ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर देखने में मिलेंगे। जिस तरीके से सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट का जिक्र करें, दिवसाई का जिक्र करें, स्कर्दू, शंग्रीला रिजॉर्ट, अपर कचूरा लेक, ये सब बल्तिस्तान में काउंट होती है। और गिलगित वाली साइड पे चले जाए तो अगेन हुंजा, अस्तोर, नलतर, इस जैसे आई बिलीव कि इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है ब्यूटी में। ब्यूटी हाँ, दोनों की अपनी अपनी हाँ, है। लेकिन उनके उधर के लोग आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं, बड़े मजे का उनका, क्योंकि उनके ना जुबानें भी दो इलाकों की मुख्तलिफ हो जाती हैं। एक तरफ शना बोली जाती है, वहाँ पे तो एक हर तरफ थोड़ी देर के बाद बल्ती बोली लैंग्वेज चेंज हो है। जाती है। वहाँ पे जो मुख्तलिफ गाँव है, बहुत सारी ज़बानें उन चंद इलाकों में बोली जाती हैं। लेकिन गिलगित इज सो ब्यूटीफुल, प्लस वो डेवलप भी माशाल्लाह से बहुत है, एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ सारी हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फैमिली के साथ वहाँ पर ट्रैवल नहीं किया तो बहुत सेफ़ है, आप लोग जा सकते हैं। अमेरिकन हाई स्कूल का विजिट करवाते हैं, जहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हम लोग, ये भी हमारा फेवरेट टॉपिक का जिक्र करते रहते हैं कि लोग किस तरीके से मुनफरिद काम करके अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाते हैं। तो वहाँ के बच्चों ने पानी से भरे हुए गुब्बारे हवा में उछाल के ये नया रिकॉर्ड कायम किया है और तकरीबन 1000 से ज़ायद बच्चों ने ये काम सर अंजाम दिया। आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर जो मनाजिर हैं ये है अमरीकी रियासत नेब्रास्का में कायम एक ओमाहा सेंटर हाई स्कूल में, जो इंतज़ामिया के मुताबिक स्कूल के तलबा को जोड़ों की शक्ल में स्कूल के फुटबॉल मैदान में तरतीब दिया गया था और ये एक दूसरे के साथ मिल के उन्होंने गुब्बारे फेंके हैं, जिसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज हो गया है। सो दे कैन क्लेम, ये 1000 के 1000 बच्चे बोल सकते हैं कि अगर हम ना होते तो रिकॉर्ड ना बनता। अच्छा, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर रिकॉर्ड बन जाए तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी उसको, वो है ईमानदारी। अगर आप दूसरों को जाहिर है कि आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपका काम अच्छा होता है। और ईमानदारी की जब बात होती है तो ईमानदारी में हम एज नेशन जब देखते हैं ना कोई कौम कितनी ईमानदार है, तो हम रेशो देखते हैं उस सोसाइटी का कि इस सोसाइटी के इतने लोग अच्छा काम करें, ईमानदारी से काम करें। दैट मीन्स कि उस नेशन को हम गिनेंगे कि यहाँ पे ईमानदार लोग हैं। दुबई के टैक्सी ड्राइवर्स की मैं एक खबर शेयर करने लगी हूँ, लेकिन ये जो मैंने तमहीद बांधी इसका मतलब ये था कि
चंद लोगों के अच्छे काम की वजह से मुल्क का नाम रोशन होता है। दुबई के जिन टैक्सी ड्राइवर्स की बात हो रही है, मल्टीपल ड्राइवर्स की बात हो रही है, किसी एक की नहीं, 5.6 मिलियन दिरहम नकद रकम और मुसाफिरों का खोया हुआ कीमती सामान उन्होंने वापस करके ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। क्योंकि इतने पैसे दे के, ये 3 लोग हैं, इतने पैसे दे के किसी का भी ईमान डगमगा जाता है। कोई भी चाहेगा कि उन पैसों पे नीयत खराब हो जाए। 5-6 मिलियन दिरहम बहुत बड़ी रकम होती है, आप उससे जिंदगी गुजार ये भी याद होगा दुबई में ही पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हैं इसमें, जिन्होंने बहुत एक खतीर रकम जमा करवाई थी। तो ये ईमानदारी की में वाकई में अगर रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाए तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे हमारे। साइंसदानों ने एक नई जेलीफिश का दरियाफ्त किया है और ये जेलीफिश के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन इसकी आंखें हैं। 2 दर्जन आंखें? जी हाँ जी, 2 दर्जन इसकी आंखें कही जा रही हैं और रोशनी महसूस करने वाले अज़ा यानी कि इसको कहे जाते हैं, और ये तकरीबन 24 हैं। ये मखलूक हांगकांग के एक तालाब में रखी गई थी और वहाँ पर पहले किसी की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन बाद में जब इसको देखा गया और इसको चेक किया गया तो यूँ मालूम होता है जैसे इस मखलूक की 3 लंबी लंबी मूछें हैं और 1 इंच से भी छोटा शफाफ किस्म का इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है। और इस मछली की आंखों की कुल तादाद 6 एक जानिब और 6 दूसरी जानिब है। और हाँ, और फिर पेयर्स हैं। हाँ, पेयर्स हैं, मतलब 6 एक तरफ, 6 दूसरी तरफ, फिर 6 तीसरी। तो ये और इसका साइंटिफिक नाम जो इस फिश का गालिबन रुपिलियम है। रुपिलियम, वाओ। तो ये आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर है और ये नई दरियाफ्त है। इस तरह की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अभी तक ऑब्वियसली दुनिया में मौजूद होंगी, लेकिन वहाँ तक साइंस ने तरक्की नहीं की और साइंस नहीं पहुँची होगी। समंदर, ज़ेरे समंदर भी अभी रिसर्च चल रही है, हमारे सहराओं में भी रिसर्च चल रही है, पहाड़ों में चल रही है और दुनिया से बाहर भी बेशुमार चल रहा है। अच्छा नजम, हमारे वो बहन भाई जिनके पास गाड़ियां हैं और जो पंजाब में रहते हैं, आपको पता है कि पहले उन लोगों को इंस्पेक्शन के लिए इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता था। लेकिन मेरे पास अच्छी खबर ये है कि अब उन लोगों को इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा। वो गाड़ियों की इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन के लिए जो होती है वो पंजाब में रहते हुए करवा सकते हैं और उनका ये काम आसान हो गया। ज़ाहिर उनका चक्कर बचेगा, टाइम बचेगा और ऑफ कोर्स वो जो फ्यूल कॉस्ट थी उनकी वो भी बचेगी। अब ये डिटेल्स क्या है ये हम जानते हैं जी लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक की रिपोर्ट में। पंजाब भर के इजला की शाहराहों पर ऐसी लाखों गाड़ियां रवा दवा हैं जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं। इन गाड़ियों के खरीद फरोख्त या ट्रांसफर के लिए इनकी फिजिकल इंस्पेक्शन यानी मुआयना एक कानूनी तकाजा है, जिसके लिए मालकान को गाड़ी समेत इस्लामाबाद का रुख करना पड़ता है। ताहम अब इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ियों की फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए शहर इक़्तिदार जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने महकमा एक्साइज पंजाब के जरिए ये सहूलत सूबे के 4 बड़े शहरों तक पहुँचा दी है। इस हवाले से एक खसूसी ऐप तैयार की गई है जो महकमा एक्साइज पंजाब को फराहम कर दी गई है। हमने एक बाहमी बायलैटरल एग्रीमेंट किया है कि जिसके तहत हम इधर से फिजिकल इंस्पेक्शन करके गाड़ी की रिपोर्ट उधर भेज देंगे और आईसीटी वाले उस गाड़ी की, किसी ऐसी गाड़ी की जिसकी रजिस्ट्रेशन लाहौर में होनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन वहाँ करके रिपोर्ट हमें भेज देंगे। इससे एक तो हमारे सुन रहे आज एक नई अदालत थी और एक नए जज साहब थे और जिन्होंने फिर इमरान खान केस की समाअत की, तोशाखाना की, और उस केस की समाअत के दौरान आज हमें फिर ये चीज़ और वो वक्त याद आ रहा था कि काश ये जो सहूलत इमरान खान लाडले को मुहैया है, ये सहूलत नवाज शरीफ को भी मुहैया होती। कि जिस शख्स के साथ आज भी जो बर्ताव किया जा रहा है कि 21 सितंबर को जब ये फैसला हुआ तोशाखाना का, तो कानून ये कहता है कि 3 महीने के अंदर इस केस का फैसला होना चाहिए था। 3 महीने के अंदर सज़ा जज़ा हो जानी चाहिए थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इमरान खान की चोरी आज भी हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, वो इमरान खान की चोरी को आज भी सामने नहीं ला सका। आज तक इमरान खान पर फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। आज तक इमरान खान ने इस मुकदमे में 5 वकील तब्दील किए और अब दूसरे जज साहब आ गए हैं। चोरी जो है वो बिल्कुल आया है। चीज़ें उन्होंने ली तोशाखाना से और वो जाहिर नहीं की
उनको अंडर एवेल्यूएट करके उनको बेच दिया गया और चीज़ों को बेचने के बाद वो पैसा अकाउंट में डाला गया और वो बताया नहीं गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये तो बड़ा एक आम सा सादा सा केस था जिसमें 2 शहादतें होनी थी और सज़ा जज़ा हो जानी थी। लेकिन इमरान खान फर्द जुर्म जो है, ये जो पूरा पाकिस्तान में एक तूफ़ान बरपा रहा, पाकिस्तान में ये सड़कों पे तूफ़ान बरपा रहा, ये FIR'ें होती रहीं, तो इमरान खान की पार्टी के लोगों पे FIR'ें होती रहीं, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही थी जो पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, वो फर्द जुर्म थी। और आज 8 महीने गुजरने के बाद भी पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जो है और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इस लाडले को आज भी फर्द जुर्म लगाने में नाकाम रही। नवाज शरीफ का केस था तो जज बशीर अहमद साहब ने, आप पूरी कौम को पता है कि नवाज शरीफ के ट्रायल के दौरान ये मुकदमे में थोड़े ही अरसे में नवाज शरीफ पे फर्द जुर्म लगी और नवाज शरीफ को सज़ा हो गई और ट्रायल जो था वो भी ख़त्म हो गया। दरख्वास्त अगर कोई एक फरीक देती थी, दरख्वास्त भी उसी दिन निपटा दी जाती थी। तो जो सलूक पाकिस्तान में एक आम शख्स के साथ किया जाता है किसी भी मुकदमे में, और जो सलूक एक पाकिस्तान के साबिक 3 दफ़ा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म के साथ इन्हीं अदालतों के ज़रिए किया गया, वो सलूक आज इन अदालतों के ज़रिए इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया जा रहा। एक आम शहरी के लिए अदालती निज़ाम फ़र्क है और इमरान खान के लिए अदालती निज़ाम फ़र्क है। तहरीक इंसाफ का कोई मुकदमा हो, तहरीक इंसाफ की कोई समात हो, तो आला अदलिया से लेके लोअर जुडिशरी तक जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो पूरी पाकिस्तानी कौम पे आया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होने वाली चीज़ों को भी, जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट में जिनके बारे में समाअत की गई और जो वहाँ पर रवैया इख्तियार किया गया, वो पाकिस्तान के दस्तूरी और जमहूरी रवायात के भी ख़िलाफ़ था। और आज इतना अरसा गुजरने के बाद भी, 8 महीने गुजरने के बाद भी इमरान खान पे फ़र्द जुर्म नहीं लग सकी। इसकी क्या वजह है? क्यों इमरान खान को आज भी तहफ़्फ़ुज़ देने वाली साबका दौर की बाक़ियात जो हैं, जो साकिब निसार की बाक़ियात जो हैं, वो आज भी मुतरक हैं। आज भी इमरान खान को उसकी मर्ज़ी का एम्पायर देने के लिए आज भी वो साकिब निसार की बाक़ियात मुतरक हैं। आज भी इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में जिस तरह नकल मार के पास करवाया गया, आज भी जिस तरीके से बनी गाला के एक नजायज़ इमरान खान की जो तामीरात थी बनी गाला में इमरान खान के घर की, जिस तरीके से उनको जायज़ करार दिया गया और पूरे इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी गई, आज भी अदलिया में से वही आवाज़ें आ रही हैं इमरान खान के लिए। आज भी इमरान खान की फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, जिस तरीके से उस केस के बीच में इमरान खान को सज़ा हो जानी चाहिए थी, वो सज़ा नहीं हो रही। तो हम ये जो पूरा का पूरा एक इमरान को अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, हम उस अदालती तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बने हुए हैं और हम पाकिस्तानी कौम को ये बता रहे हैं कि एक चोर जिसकी चोरी पकड़ी गई और जिसने टकेमारी की, जिसने चाय के टी सेट से लेके महंगे हार घड़ियाँ सब लूट मार की तोशाखाना से और चीज़ें छुपाई रखी और जो कि साबित हो गई एक मुकदमे के दौरान, और उसके बाद यहाँ पर इस्तगासा दायर कर दिया गया। तो 8 माह गुजरने के बाद भी इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कुछ नहीं कर सका। ये केस अगर किसी माजूर बच्चे का होता, उसको भी हथकड़ी लगा के इस अदालत में पेश कर दिया जाता। ये केस अगर किसी और सियासी जमात का तहरीक इंसाफ से हटके अगर नून लीग के किसी रुकन का होता, तो उसके ऊपर अभी तक फर्द जुर्म भी आयद हो गई होनी थी और रिकवरी भी डल गई होनी थी और उसने जेल में होना था। और अब आप मुझे ये बताइए कि जो साकिब निसार की बाक़ियात हैं, आज भी वो बाक़ियात जो हैं वो हमें मुतरक नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से नवाज शरीफ को इस मुल्क के निज़ाम से बाहर निकाला गया, जिस तरीके से उनको नाअहल किया गया, जुर्म तो अभी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तो वही है। नवाज शरीफ के ऊपर क्या था कि जी वो एक तनख्वाह ली बच्चे से जो कि वसूल भी नहीं की तनख्वाह उन्होंने, और उस तनख्वाह के इल्ज़ाम में ताहयात नाअहली कर दी गई और इमरान खान ने करोड़ों अरबों रुपए की घड़ियां हथिया लीं
और अपने एहसासों में जाहिर नहीं की गई, लेकिन उसको डी सीट किया गया। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल और इमरान खान डी सीट। ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर आप आज भी नवाज शरीफ को और बाकी दीगर सियासी रहनुमाओं को इंसाफ नहीं दे सकते तो इस मुल्क के अदालती निज़ाम में कहाँ यकीन रहेगा। अगर पाकिस्तान की अदालतों की इंटरनेशनल रेटिंग में हमारा अदालती निज़ाम जो है पुअर परफॉर्मेंस की वजह से मेरे ख्याल से 140वें नंबर पर पहुंच गया है, तो ये इन मुकदमात की वजह से हुआ है। यहाँ पर कोई आम आदमी होता और वो इतनी दफ़ा अदालत में पेश ना होता, तोड़ फोड़ करता, जजेस को धमकियाँ देता, तो मैं देखता कि आज वो किस तरीके से यहाँ पर होता। वो इस वक्त कसूरी बंद होता किसी जेल में पाकिस्तान की। लेकिन ये लाडला सर पे डब्बा पहन के और वो टोकरी पहन के पूरे पाकिस्तान की अदालतों में घूम फिर रहा है आज़ादी से। तो जो ये डब्बे वाली सरकार है, इस डब्बे वाली सरकार को कब सज़ा जज़ा दी जाएगी? अब ये वो सवालात हैं जिन तमाम सवालात को अब हालिया जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में समाअत चल रही है, हालिया जो 184(3) की कानून साजी की गई है, हालिया तौर पे जो पार्लिमान के इख्तियारात हैं जो उसके बीच उसके ऊपर तजावज़ है और जो वहाँ पर मुदाखलत है पार्लिमान का जो दस्तूरी किरदार है उसके ऊपर, उसकी रोशनी में अगर देख लिया जाए तो सारा समझ आ रहा है कि आज भी वो कुव्वतें मुतहरिक हैं, आज भी वो इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इमरान खान को दोबारा इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए, हमारे मुल्क पर सवार करने के लिए वो मुतहरिक हैं। और ये निज़ाम कब तक चलता रहेगा? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक हमारी आला अदलिया में बैठे हुए वो लोग जिनकी ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स की ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, जिनके बारे में जुडिशल कमीशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस पड़े हुए हैं और उन रेफरेंसेस की समाअत नहीं की जा रही, वो तमाम सवालात जो हैं वो अब सारे सामने आए पड़े हैं कि वो जजेस जिनका एक तरफ टिल्ट है और वो एक सियासी जमात से उनका कनेक्शन जो है ऑडियो लीक्स के ज़रिए सामने आ रहा है, उनको तो वैसे ही इन सियासी मुकदमात से और इन जो लेटेस्ट पार्लियामेंट की जो एक खींचातानी है कानून साजी के हवाले से, उनको उन मुकदमात से अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन आज भी उन्हीं मुकदमात की समाअत भी वही लोग कर रहे हैं। आज भी वही जजेस जो मॉनिटरिंग जजेस थे, जिस तरीके से नवाज शरीफ को पहले पनामा में नाअहल किया गया, फिर पनामा के बाद फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए एक बेंच बनाया गया। अगर आप बेंचेस का जो है क़याम उसको ही पूरे तरीके से देख लें तो नवाज शरीफ को जो नाअहल करने वाला पनामा बेंच था वो भी साकिब निसार ने बनाया। उसके बाद नवाज शरीफ को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करने वाला जो बेंच था वो भी साकिब निसार ने बनाया और उसके बीच में खुद भी मौजूद थे। फिर नवाज शरीफ को प्रेसिडेंट पार्टी से हटाने के लिए जो बेंच बनाया वो भी साकिब निसार ने बनाया और उसके बाद फिर मॉनिटरिंग जज करने का जो तरीकाकार किया था वो भी साकिब निसार ने बनाया। और उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान को साकिब निसार ने किस तरह से ओन किया, तहरीक इंसाफ को साकिब निसार ने किस तरह से ओन किया। और आज भी तहरीक इंसाफ के सियासी जमात के जो टिकट्स देने के फैसले हैं उसमें भी साकिब निसार असरअंदाज हो रहे हैं। तो साकिब निसार जो है वो तो तहरीक इंसाफ का मोहरा है। और अब मैं समझता हूँ कि साकिब निसार ने जो माजी में सारे ये फैसले किए, जो बेंचेस बनाए, वो सारा का सारा जो सिलसिला है वो ही जो है वो साफ वाजिया बता रहा है कि साकिब निसार उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मिला हुआ था। और साकिब निसार की बाक़ियात जो हैं आज भी साकिब निसार की जो फ़िलासफ़ी है और जो उसका स्कूल ऑफ थॉट है उसको लेके आगे चल रहे हैं। और उस स्कूल ऑफ थॉट, उस फ़िलासफ़ी ने इस पाकिस्तान को क्या दिया? उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को बुज़दार दिया, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को गोगी दी, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को बुशरा बेगम दी, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को के पंजाब सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे मौशी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी थी, हमारा जो सी पैक था, हमारे मुल्क में और किए जाने वाले जितने भी मंसूबे थे वो सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए, बंद हो गए। पाकिस्तान मौशी तौर पे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। ये साकिब निसार का स्कूल ऑफ थॉट था जिसका नतीजे में आज पाकिस्तान इस मकाम पे खड़ा है। लेकिन आज भी मेरे ख्याल से आज भी एहसास जो है वो पैदा नहीं हो रहा। आज भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पर ला खड़ा किया। आज भी एक ज़िद और अना में
कि नवाज शरीफ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है या मुस्लिम लीग नून को हमने इक़्तिदार में नहीं आने देना, आज भी वो चीज़ें जो है पाकिस्तान को मौशी तौर पे तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई इंसाफ नहीं। जो ट्रक है और एक 20 जो है आज भी पाकिस्तान के ऊपर सवार है। अगर पैसे लेके फैसले किए जाएंगे और 1 करोड़ 20 लाख लेके पार्टी के टिकट दिए जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इसके पीछे कौन है। सब साकिब निसार कर रहे हैं। तो हमें ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आला अदलिया को खुद ही अपनी बका के लिए, और मैं ये देखता हूँ कि जब ये सारे बेंचेस बने, इन सारे बेंचेस में वो जजेस कहाँ पर थे? जब इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत का केस हुआ तो उस वक़्त ये अदालत से एक ऑब्जर्वेशन आई गालिबन मौजूद चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि हो सकता है इमरान खान साहब तक हमारा पैगाम ना पहुँचाओ। तो ये सहूलत अगर बाकी भी सियासी जमातों को और तौहीन अदालत करने वालों लोगों को पहुँच जाए कि वो तौहीन करते रहें और जब तक पैगाम यकीनी तौर पे पहुँचने के ज़राए मालूम ना हो तो उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में फिर तलाल चौधरी का क्या कसूर था, दानियाल अजीज़ का क्या कसूर था, बाकी लोगों को क्या, मुझे ज़रा ख़त्म होने दें, बाकी लोगों का क्या कसूर था? तो अगर ये तमाम चीज़ें आप इस तरीके से देख लेंगे तो फिर तौहीन अदालत सिर्फ क्या मुस्लिम लीग नून के लिए बनी थी? तौहीन अदालत तमाम उन आवाज़ों के लिए बनी थी जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठती थी। तो अगर यही सारा सिलसिला रहना है और आज भी साकिब निसार का फ़िलासफ़ी, उसका स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान की अदलिया की मेन ड्राइविंग सीट पे बैठ के पाकिस्तान की अदलिया को चलाएगा और पाकिस्तान की तमाम बारें जो हैं, तमाम मोअज़्ज़ज़ वकला जो हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि बेंच का जो क़याम का निज़ाम है वो ठीक नहीं, 184(3) की जो अपील है वो होनी चाहिए। बट नस्ला टावर वालों का क्या कसूर था? क्या नस्ला टावर वालों का हक नहीं है कि उनको 184(3) में अपील का राइट मिलना चाहिए? पाकिस्तान के वो कई लोग, पाकिस्तान के शहरी जिनको अपील का हक ही नहीं हासिल होता और उनके खिलाफ किया हुआ फैसला फाइनलिटी गेन कर जाता है, क्या उन लोगों को हक हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकें? तमाम पाकिस्तान की बार काउंसिल ये बात कर रही हैं। बेंचों की तश्कील के अंदर तफरीक नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के दरमियान कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो बेंचों की तश्कील का तरीक़ाकार है ये सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के बनाएं, ना कि वन मैन शो हो। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमारे अदालती निज़ाम के आगे मौजूदा हमारे जो सीनियर फाजिल जजेस साहबान हैं वो इन सब चीज़ों को कोई वज़न नहीं दे रहे और इसी की वजह से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की अदालतों में एतमाद, तमाम सियासी जमातों का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे हैं उनका जो एतमाद है, पाकिस्तान की अवाम का जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। और वो ऑडियो लीक्स के ऊपर वो दिन सोचें कि जब कोई और ऑडियो लीक्स आ जाएंगी, जब अभी सुनने में आ रहा है कि बेटी की भी और बाकी लोगों की भी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, फैमिली मेम्बर्स की ऑडियो लीक्स हैं, जिसके बीच में तहरीक इंसाफ को प्रमोट करने की, तहरीक इंसाफ के मंशूर को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जा रही है। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि आज फौरी तौर पे इलेक्शन करवा के किसी एक जज को एक्सटेंशन दे के और जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ा कर वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर वही स्कूल ऑफ थॉट जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है उसको दोबारा लेकर आएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और पाकिस्तान के दस्तूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जुल्म होगा कि अगर हम जजेस को भी एक्सटेंशन देने के बारे में सोच रहे हैं। पहले ही एक्सटेंशन ने इस मुल्क के साथ जो सलूक किया है आप सबके सामने, और उस एक्सटेंशन के बाद अगर आज इमरान खान ये सोच रहा है कि मैं ये सारा कुछ करके एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को एक्सटेंशन दे दूंगा फौरी इलेक्शन कराने के बाद, और एक्सटेंशन देने के बाद फिर मैं ये दोबारा से एक निज़ाम जो है उसको कंटिन्यू करूंगा और अपनी मर्ज़ी का एम्पायर लेके आ जाऊंगा और अपनी मर्ज़ी का एम्पायर लाने के बाद फिर इलेक्शन में धांधली करूंगा, तो ये निज़ाम जो है नहीं चलने वाला। तो इसी के साथ मैं अपनी बात जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम मामलात को आइन के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए और कुछ खबरें हमने शेयर की। बिला ताख़ीर हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के हवाले से जो कि नहायत अहम है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में मिथ्स भी पाई जाती हैं, लेकिन बच्चों में आमतौर पर बीमारियां ज़्यादा होती हैं। दो तो ऐसी चीज़ें हैं, दमा
और नमूनिया, ये दो ऐसी चीज़ें जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन साथ ही साथ आजकल हम लोग एक और वायरस के बारे में सुन रहे हैं, या आप इसको बीमारी कह लें, दैट इज़ मंकी पॉक्स। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, किस एज में इफेक्ट करती हैं, और ये जो पहली दो चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, नमूनिया और दमा, क्या ये सिर्फ बच्चों में होती हैं, बड़ों में भी उनका रेशो इतना ही है? जानने की कोशिश करते हैं। हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद के पाकिस्तान के एक मायानाज डॉक्टर जनाब डॉक्टर आफ्ताब अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप डॉक्टर साहब? ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, हम थोड़ा सा स्टार्ट में ज़रा मंकी पॉक्स आजकल हाइप है वो डिस्कस करके फिर हम लोग बच्चों की ज़रा आम बीमारियाँ और फिर पल्मोनोलॉजी के हवाले से भी कुछ सवाल आते हैं। तो सर, ये मंकी पॉक्स है क्या और ये कहाँ से जनरेट होकर आया है, किस खित्ते से? मंकी पॉक्स एम पॉक्स इसको कहते हैं, यानी कि स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती वायरस है। ये वायरस पहले अफ्रीका में था, ज़्यादा वेस्टर्न अफ्रीका में, और वहाँ से कुछ साल पहले इंग्लैंड में केस आए, फिर अमेरिका में केसेस आए। बेसिकली यानी कि वायरस है, और वायरस से ये चीज़ जो है ये कांटेक्ट होती है बेसिकली स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ, या कभी ये कि आप अगर खांस रहे हैं ड्रॉपलेट्स से उसके साथ भी फैल जाती है, या अगर कोई चिकन पॉक्स का मरीज़ कहीं पे लेटा हुआ था और आपने वो टावल्स या वो आपने शीट शेयर की है तो उसके साथ भी वो चीज़ फैल जाती है। सेल्फ लिमिटिंग है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि स्मॉल पॉक्स तरह उसमें यानी कि रैश होती है, वेसिकल्स होते हैं, जैसे किसी भी रैश में होते हैं, उसके बाद में पस पड़ जाती है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग होती है, 2 to 4 वीक्स में ठीक हो जाते हैं। कोविड तरह नहीं है, ठीक, इट्स डिफरेंट। अच्छा, ये तो अभी क्योंकि नया नया अभी फैल रहा है तो इसके बारे में आगाही ज़रूरी है। अभी वैसे पाकिस्तान में क्या रेशो है इसका? कोई 2-4 केसेस में वी हर्ड 2 केसेस आए हैं, एक कराची में और एक यहाँ पे 2 केसेस आ चुके हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, नमूनिया और दमा दो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में ख़ास तौर पे ज़्यादा ख़तरनाक, इसलिए कि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। अब ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ये दोनों बीमारियां क्या बड़ों में भी पाई जाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल बड़ों में पाई जाती हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, जो लंग्स हैं वो वाहिद एक ऐसा ऑर्गन है अल्लाह की तरफ से जो कि एयर के साथ इन कांटेक्ट है। समझे, कोई ऐसे ऑर्गन नहीं है जैसे आपकी आईज भी कवर्ड है, स्किन भी कवर्ड है, लेकिन आप जो कुछ आप सांस ले रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली लंग्स में जा रहा है, दैट्स ओपन, ठीक है ना। तो उसमें किसी किस्म के भी जरासीम भी हो सकते हैं, एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो इस आपने मास्क जैसे नहीं पहना हुआ, आप इनके साथ बैठे हुए, इन्होंने कोई मेकअप किया हुआ आपने किया, वो चीज़ भी फ्यूम्स अंदर जा रही है, किसी परफ्यूम लगाया है वो भी अंदर जा रहा है। इस कहने का मकसद है कि आप सबसे ज़्यादा एक्सपोज जो होते हैं वो लंग्स ही होती हैं, ठीक है ना। अब इम्यूनिटी की बात है, उसमें ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, जैसे बच्चे हैं उसमें ऑब्वियसली इम्यूनिटी कम होती है, फिर जैसे जैसे 60s में जाते हैं इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उसमें दोनों चीज़ों के चांसेस जो है ना, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ती जाती है फिर दमे के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलर्जन अंदर जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तो पोलन भी है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो और यानी हर चीज़, यानी जब भी चेंज ऑफ वेदर होगा एक नई पनीरी आएगी, उसके अपने पोलन्स होंगे। पाकिस्तान ये इस्लामाबाद में भांग बहुत ज़्यादा है, जो हबस का मौसम नहीं होता उसमें भांग उगती है, उसके साथ फिर वही चीज़ें अंदर जाती हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये अस्थमा ये अगर हम लोग देखें तो ये इनहेरिटेड है या क्या वजह होती है एक नॉर्मल पेशेंट के लिए? एज़मा जो है ना, एज़मा इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, यानी कि ये नहीं कह सकते कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक चीज़ के बहुत सारी शक्लें हैं, इज़ अ सिंड्रोम बेसिकली। यानी कि एज़मा किसी भी शक्ल में आ सकता है। कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होगी, उसको भी एज़मा की। एज़मा का मतलब ये होता है कि सांस की नालियाँ तंग हो गई हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दैट्स व्हाट एज़मा है। सर, ये डेफिनेटली किसी वजह से ट्रिगर तो करती होगी ना, डेफिनेटली, जिस तरह पोलन से करती है। तो इस तरह और डिफरेंट क्या चीज़ें हो सकती हैं? और डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें, किसी को नज़ला ज़ुकाम होगा, वायरल इन्फेक्शंस हैं, उससे ये चीज़ ट्रिगर हो सकती है। टेंशन और डिप्रेशन से भी हो जाता है, वो भी एक ट्रिगर फैक्टर है। यानी कि आपके फूड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, उससे एलर्जीज, वो भी ट्रिगर फैक्टर्स हैं। चेंज ऑफ वेदर है, दैट्स अ ट्रिगर फैक्टर। और अस्थमा पेशेंट्स को मैंने कभी 100% रिकवर्ड नहीं देखा। इट डिपेंड्स अपॉन कौन सी एज़मा की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट सर, ये जो जनरल है पोलन तो एक वक्ती तौर पर आता है, साल में सीजनल कहते हैं। बट आई हैव सीन केसेस के लोग इनहेलर यूज करते थे और उसके बाद वो नॉर्मल रूटीन पे आ गए। मैंने जिनको देखा है इनहेलर यूज करते हुए, तकरीबन सर 7-8 सालों से उनको देख रहा हूँ वो इनहेलर लगातार यूज कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। उसमें ये कि जो एज़मा में जो प्योर एज़मा है ना, अभी एज़मा जो जिस एज़मा की टाइप्स को छोड़ देंगे, एज़मा की बात करें ना, तो एज़मा जैसे भी कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है, लेट्स से ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर की दवाई जिसने शुरू की उसकी तो ख़त्म तो नहीं होती ना। अभी यू हैव टू मॉडिफाई अपनी डाइट और एक्सरसाइज के साथ। किसी को शुगर हो जाए
तो शुगर भी तो डाइट प्लान और दवाई तो लेनी पड़ती है ना। अगर किसी को एज़मा है तो एज़मा के साथ तो लोगों ने ओलंपिक्स में मेडल्स भी लिए हैं। आई मीन इट्स नॉट अ बैड डिजीज। अगर कभी ऊपर से कोई फरिश्ता आए और कहे कि तुम्हें कोई बीमारी लेनी है, यू हैव टू, देन यू आस्क फॉर एज़मा। एज़मा इज़ गुड, ठीक है ना। तो वो एज़मा आप ले लें। उसमें एक एज़मा में ये कि आपने ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको पता होना चाहिए ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं और जो आपकी दवाइयाँ हैं वो आप लें। और एज़मा कम्स इन साइकिल्स। ऐसे कभी भी होगा कि 2-3 साल एज़मा का पता ही नहीं चलेगा, फिर सडनली कोई चीज़ होगी, एज़मा बैक हो जाए। कुछ लोगों का एज़मा चलता रहता है, लेकिन एक इन्हेलर के साथ विच इज़ अ वेरी। अच्छा, सर्टेन एलर्जीज और एज़मा, इनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? यानी कि एलर्जीज़ जो है ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको ज़ुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, ठीक है ना। लेकिन जो लंग्स शुरू होते हैं वो तो नाक से शुरू होता है ना। जो लाइनिंग एक ही लाइनिंग है, नाक से जाके पीछे जो सांस की नाली है और फिर लंग्स में चली जाती है। तो जब ये नज़ला ज़ुकाम है, जब यही सांस की जो नालियाँ हैं ना, ये जब नीचे जाके एक्टिव हो जाती हैं तो दैट बिकम एज़मा। तो इट्स वन इज द सेम थिंग। अच्छा, सेफ्टी मेयर्स क्या हो सकते हैं अगर सांस का प्रॉब्लम है, फेफड़ों की बीमारी है, दमा है, तो फिर क्या आपको बाहर जाते हर वक्त मास्क पहनना चाहिए, आपको गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और क्या करें? इसमें ये कि एज़मा, अगर डिफरेंट टाइप एज़मा है, कई जिसको COPD कहते हैं चीज़ें, जिसमें कि लोगों को स्मोकिंग से एज़मा हो जाता है। उसमें ऑब्वियसली स्मोकिंग से आपको बचना है। अगर एक एज़मा है जो कि यू आर बॉर्न विद एज़मा और एज़मा आपको तंग करें, तो उसमें आपको अपने ट्रिगर फैक्टर्स देखने, ठीक है ना। अगर आपको चेंज ऑफ वेदर तंग करता है, ठंडी हवा तंग करती है, तो उस चीज़ से अवॉइड करना है। अपने फूड्स देखें, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको तंग करते हैं वो आप ना लें। यानी कि इस चीज़ों के साथ आपने अपने आप को रखना है। और मेन चीज़ ये कि एक्सरसाइज। ठीक, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है। वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें जो रहेंगी उनको भी कवर करने की कोशिश करें। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आके डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि नमूनिया और एस्मा, इनमें फ़र्क क्या है और नमूनिया छोटे बच्चों में ज़्यादा क्यों होता है। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अख्तर साहब और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नमूनिया के हवाले से, अस्थमा के हवाले से या एलर्जिक डिजीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी हमने अस्थमा डिस्कस किया और उसमें ये मालूम हुआ कि किसी भी चीज़ से ये ट्रिगर हो सकते हैं, तो आपको ट्रिगर पॉइंट्स अपने पता होने चाहिए। जब हम मूव करते हैं नमूनिया की तरफ, हर पैदा होने वाले बच्चे को हमें जो खबर आती है उसके बाद पता लगता है, जो अगली खबर उस बच्चे के बारे में आती है वही आती है कि बच्चे को नमूनिया हो गया। तो सर, ये न्यू बॉर्न बेबीज़ में नमूनिया इज़ वेरी कॉमन, उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ पे नमूनिया की डेफिनेशन जो है ना, दैट्स थोड़ी सी हाँ, यानी कि वो हर किसी को जिसको खांसी हो गई या वो खटखट की आवाज़ आ रही तो वो उसको नमूनिया कह देते हैं। और डबल नमूनिया भी एक टर्म होती है। डबल नमूनिया से मुराद ये होती है कि अगर दोनों फेफड़े इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा। उसमें उसके लिए एक्सरे करने पड़ते हैं, लेकिन हर छोटे बच्चे को इसका नमूनिया नहीं होता है। लेकिन दे कैन हैव अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन उसी तरह होगा, बुखार भी होगा, खांसी भी होगी, लेकिन नमूनिया पर से जो है ना, वो जो फेफड़ों के गोश्त में पस का पड़ जाना, दैट्स नमूनिया। इन्फेक्शन इनसाइड द लंग्स, दैट्स नमूनिया। लेकिन हर किसी को बुखार होगा, गला ख़राब होगा, उसको भी यही खांसी होगी, लेकिन नमूनिया नहीं होगा। तो नमूनिया इतना कॉमन नहीं है, लेकिन होता है क्योंकि वो इम्यूनिटी उनकी कम होती है, बंद होती है। नमूनिया को एक्सरे में देखा जा सकता है? एक्सरे में देखा, जी हाँ, एक्सरे में देखा जाता है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पाकिस्तानियों का तो हम सुनते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है, ये क्या हमारी मिथ है? ये भी नहीं, इम्यूनिटी हमारी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन वेरी करती है। इसमें एक चीज़ है, उसको कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस इज़ कि जिन मुल्कों में हाइजीन ज़्यादा होती है, हाँ, उधर ठीक है ना, तो उसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, US है, तो उसमें जो आपकी इम्यूनिटी होती है ना, TH1 TH2 कहते हैं उसको, तो उसमें अगर आपकी इम्यूनिटी में गंद बिल्कुल नहीं है तो आपका जो इम्यूनिटी चल पड़ती है टूवर्ड्स एज़मा, यानी कि तो वो उस तरफ ज़्यादा प्रोन होते हैं। हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे गंद ज़्यादा है, तो हमारी जो इम्यूनिटी वो उसके टेपर करने में लग जाती है, तो एज़मा का इंसिडेंस कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का 5 टाइम। तो यानी कि एक हाइपोथेसिस है। सर, फेफड़ों के लिए ये दमा और नमूनिया के अलावा भी कोई बीमारियां होती हैं जो इंसान को इफेक्ट करती हैं? जो फेफड़ों में ना मेन चीज़ सांस की नालियाँ होती हैं, और सांस की नालियों के ऊपर उनका गोश्त चढ़ा होता है, उस गोश्त में खून की नालियाँ होती हैं। ये 3 बेसिक्स हैं। इन 3 चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम होगी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सांस की नालियों में सबसे कॉमन चीज़ एज़मा ही है। एज़मा के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो आपका गोश्त है उसकी अगर प्रॉब्लम हो जाए, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं।
और बाकी अगर खून की और नालियों में सडन लंग रप्चर के केसेस भी मैंने कुछ सुने, वो क्यों होता है? लंग रप्चर को कहते हैं यहाँ पे कॉमनली जब आपको नीमोथोरेक्स हो जाए। नीमोथोरेक्स होता है कि जो फेफड़ों के ऊपर ना एक छोटी सी झिल्ली होती है, यानी कि फेफड़े सांस की चीज़ है ना, तो वो अगर उसमें पंक्चर हो जाए ना तो उसको नीमोथोरेक्स कहते हैं। उससे कहते हैं कि लंग रप्चर हो जाए, तो उसमें हवा भर जाती है। खास रीजन होती है उसकी रीजंस या ट्रॉमा होती है, किसी को चोट लग जाए, अगर आप पतले दुबले हैं और फेफड़े वैसे ही कमज़ोर हैं आपके, तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या शीशा पी रहे हैं बच्चे, तो उससे भी हो जाती है। ओके। तो डॉक्टर साहब, लंग्स की जितनी भी बीमारियां होती हैं इनके सब के फैक्टर्स सेम होती हैं कि जिस तरीके से फटीग, वेट लॉस और ये सब चीज़ें? जो लंग्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होगी खांसी, ठीक है ना। इसका मतलब खांसी तो वहीं से, फिर होगी सांस का फूलना, ये दो जो है ना सांस का फूलना। अक्सर लोग जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको अगर छाती में इन्फेक्शन हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली उनको खांसी भी नहीं होती और उनको सांस भी नहीं फूलता, ठीक है ना। और उनको सिर्फ ये होगा कि वो बैकी बातें करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को पता होना चाहिए बैकी की बातें, यानी कि जब इन्फेक्शन हो जाए ना तो उसको सेप्सिस कहते हैं। तो उस एज में जो इम्यूनिटी इतनी नहीं होती कि वो कॉफ भी करे और आपको यानी कि बलगम भी आ रहा और कई बार बुखार भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बड़े बूढ़े को खुदा न खास्ता घर में देखें ज़्यादा सो रहे हैं, बातें नहीं करें, तो बंदा कहता है नहीं थक गए, चलो रहने दो। ये जी, हम तो अगर इससे भी नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे तो हम तो किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, न्यूरो फिजिशियन के पास ले जाएंगे, कुछ और प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन वो महल में वो चीज़ है, वो लंबी चल, लेकिन अगर 2-3 दिन में अगर आप ये देखें ये प्रॉब्लम है ना कहीं पे, तो एग्जैक्टली उसको इन्फेक्शन का एलिमेंट है। और निमोनिया इज नंबर 1 बिकॉज इट इज ओपन टू एयर ना, फिगर आउट करना चाहिए फौरी तौर। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके एंड आई एम होप कि लोगों को बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। ख़ास तौर पर आजकल का जो सीज़न है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, इस्लामाबाद के वासियों के लिए तो स्पेशली बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपके आसपास भी बहुत सारे केसेस होंगे तो उनसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत सा ऐसा मवाद भी हमें नज़र आता है जो प्रोपेगेंडा पर्पस के लिए कोई ना कोई लॉबी बैठी उसको जनरेट कर रही होती है। उसके पीछे मकासद होते हैं, वो मुल्क दुश्मन अनासर भी हो सकते हैं उसमें शामिल। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें जिनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत सारी, जैसे डिस इन्फो लैब के बारे में हमने सुना था, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जो कि इंडिया से चलाई जाती थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब फेक न्यूज़ हमारे पास आती है हम उसको वेरीफाई नहीं करते। न्यूज़ की तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसको हमारे रिलीजन के साथ रिलेट कर दिया जाता है। हमारे सामने अकवाल आती है, अहदीस आती हैं जिनको हम वेरीफाई नहीं करते, पास ऑन करना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जाती हैं जिससे सोसाइटी में इंतशार फैले। अब ये जो खबर आ रही है हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है, और अगर ये ठीक खबर नहीं है या ये ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको रोकना कैसे है, उसको इंटरनेट से डिस्कार्ड कैसे करना है, उसको रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपको इस पे एजुकेट कर सके कि ये सारा प्रोसेस कैसे हो। एज यू ऑल नो, परसों भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था और परसों भी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आज भी डिस्कस करने का मकसद और मतलब यही है कि हम इसके दो पार्ट्स रखते हैं। एक तो ये कि अगर विद इन द कंट्री, हमारे माशरे के अंदर, इवन मुस्लिम जो यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, जो सलमा ने मेंशन किया कि आपके पास कोई हदीस सामने आती है और उसका मफहूम सामने आता है, आप बगैर वेरिफिकेशन के उसे आगे भेज देते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये कितनी वैलिड है या ये ज़ईफ़ हदीस है, कौन सी हदीस है, और आप उसको शेयर कर देते हैं, तो उसके बारे में भी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। और दूसरा नैरेटिव ये कि अगर बैरून ममालिक से कोई साजिश की जाती है, ये भी इन्होंने मेंशन किया कि आपके मुल्क
के एजेंडा को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, या फिर आपके मजहब को टारगेट किया जाता है? तो हमारा मजहब तो हमें ये सिखाता है कि आपने किसी की तौहीन नहीं करनी, किसी मजहब जिसको वो मानते हैं उसकी भी तौहीन नहीं करनी, लेकिन अगर आपके सामने आपके मजहब से रिलेटेड कोई गुस्ताखाना मवाद आता है तो उसको कैसे काउंटर करना है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल गफ्फार बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से ये स्टेप लिया गया कि हम लोग इसको डिस्कस करें, क्योंकि बहुत वक्त की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल है, कुछ दीन से दूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के एक्सेसिव व्यूज़ है। अब उसमें मद्देनज़र रखते हुए ये हमें समझ होनी चाहिए कि हमने अगर किसी को जवाब देना है लॉजिकली, तो वो किन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने देना है? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा और पीटीवी का ख़ास तौर पर कि एक अहम इशू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है और ये कंटिन्यूसली आप ये इस तरह के प्रोग्राम करवा रहे हैं। सोशल मीडिया, जैसे आप जानते हैं कि आजकल एक इंफॉर्मेशन का एक प्लेटफार्म है, बिल्कुल, और इसमें हर तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आरा का लिया जाता है। और इसमें मैं ये ज़िक्र करूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इतनी आम हो गई है कि हर शख्स जो है इसको यूज़ कर रहा है। हाँ। जहाँ इसके बहुत से फ़वाइद हैं वहाँ पर बहुत से नुकसानात भी हैं। और जो हमारा माशरा इसको आज कर रहा है कि एक हदीस को लिया जाता है और उसको फैला दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि ये हदीस सही है, ज़ईफ़ है, किस दर्जे की है। हाँ। और उसी की बुनियाद पर एक, जैसे आपने ज़िक्र किया कि बहुत से मकासद होते हैं। हाँ। इन मकासद को लेकर फिर वो उस एजेंडा बनाकर इसको आगे फैला दी जाता है। हाँ। और फिर नज़रियात का टकराव आता है, जज्बात का जो है वो इंतशार आ जाता है, जज्बात जो है वो भड़क जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम देखना चाहिए कि किस तरीके के साथ इसको हमने पेश करना है, और हमारी जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनको कौन से रूल रेगुलेशन की तरफ उनको तवज्जो दिलानी है कि इसको आपने देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कैसे हाईलाइट करना है इसको। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत सा गुस्ताखाना मवाद इंटरनेट पे मौजूद होता है जिसको बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रिपोर्ट भी करें, फॉरवर्ड भी ना करें, एक एक्सप्लेनेटरी पोस्ट भी डालें और उसके साथ मेंशन करें कि तमाम मुसलमान इसको रिपोर्ट करें, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं किया जाता। हम अपने बच्चों को ये चीज़ें कैसे सिखाएं? ऐसा है कि इस बारे में ना एक मजहबी उमूर की एक कमेटी है ज़ैली। अच्छा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह काम मैं भी उसका मेंबर हूँ। उसके अंदर ये तमाम मवाद का जो है वो एनालिसिस किया जाता है। और फिर हमने, कमेटी ने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि उन साइट्स को बंद करने की सिफारिश भी की है हमने। और मवाद जो ऐसा है कि जो इस्लामी नज़रिए के ख़िलाफ़ भी है, नज़रिया पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है, और उससे हमने अवेयरनेस पैदा की है उसमें। तो उसमें यह है कि अभी तक काफ़ी से ऐसी साइट्स हैं जो भी बंद हो चुकी हैं, और बच्चों को ये देखना चाहिए, ख़ासकर इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, इसमें असाज़ा की भी रोल है, और वो उनको ये बताएं कि जो इस तरह के प्रोपेगेंडा है तो आपने इंतशार नहीं फैलाना, बल्कि उस रवैये को या उस चीज़ को, दलाइल को लेना है। सर, आपने जिस तरह आपकी कमेटी काम कर रही है, क्या एक आम शहरी जो चीज़ें आपने मार्क की हुई हैं उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता है कि उसमें ये फला वेबसाइट भी शामिल कर ली जाए या फला कंटेंट भी शामिल कर लिया जाए जो चीज़ें ब्लॉक? हमारे पास ना वो सारा डाटा आता है, और हमने उन साइट्स को, हमारे मेंबर हैं उनमें से हमने बताया कि जो ऐसा इशू जिसमें नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी साइट होती है, या कोई ऐसी स्पीच होती है जो किसी भी इंटरफेथ, हाँ, उसको हाईलाइट करती है या उसको इंतशार का बायस बनती है, तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कितना ज़रूरी है कि आपने जवाब देना है किसी को? देखिए, दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तो ये कि आप तक जब कोई गुस्ताखाना मवाद पहुंचता है, या आप किसी डिबेट के अंदर भी मौजूद होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब ऐसी वेब स्पेसेस भी बन गई हैं, ख़ासतौर पर ट्विटर स्पेस एक जगह जहां पर आप शिरकत कर सकते हैं और एज ए स्पीकर या एज ए लिसनर आप उसमें शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर कितना ज़रूरी है बहैसियत मुसलमान कि आप अगर कोई किसी का नैरेटिव सुनते हैं तो उसको काउंटर करें, और करें भी तो लॉजिकली करें? ये ज़रूरी है। देखें कि जब आपको इस तरह की कोई स्पीच होती है, एक मवाद होता है, तो अपने बच्चों को अवेयरनेस होती है कि इस स्पीच को लेकर इंतशार नहीं फैलाना।
बल्कि आपने दलाइल की रोशनी में उसका मुहाकमा करना है। अगर आपको उसके बारे में इल्म नहीं है तो आप अपने असाज़ा से पूछें, साहिब इल्म से पूछें, मशाइख उलमा से पूछें कि ये जो मवाद है, ये जो हदीस है या ये जो कौल है, ये किस तरह का है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। उस बुनियाद पर हम उसका रद्द भी कर सकते हैं। बस औक़ात हमारे जो शीले होते हैं उनको ऐसा मवाद मिलता है तो फिर वो उसके ऊपर कमेंट्स करते जाते हैं और जिससे दूसरे फ़िरके की आवाज़ारी होती है। सर कभी कभार ऐसे भी होता है कि फ़रते जज्बात में या गुफ्तगू के तसलसल में कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जो ब्लास्फेमी के ज़ुमरे में आती है, उसके लिए लॉ मौजूद है। अब जो हमारे यहाँ लॉ मौजूद है, राइज है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किन किन लोगों पे होती है, किन किन सूरतों में होती है, अगर आप इसके बारे में उसमें ये देखें कि जो भी लॉ हमारे इस हवाले से बने हैं उसमें यह है कि कानून हाथ में नहीं लेना। कोई भी चीज़ ऐसी है कि अगर आपको ऐसा मटेरियल नज़र आए तो आपने ख़ुद उसका एक्शन नहीं करना। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी स्पीच आती है तो आप हथियार के साथ उस पर हमला करना शुरू कर देते, या आप उसकी ऐसी बात करते हैं जिससे दूसरे फ़िरके का जो मज़हब है, जो उसका मसलक है, उस पर कोई आँच आती है। तो इसमें उन रूल का ख्याल करना। और हमारी जो नस्ल है, माज़रत आपकी बात कथा कलामी के लिए, लेकिन यहीं से ना अगर आप जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहीं पर अगर एक शख्स है वो अपना पॉइंट डालने की कोशिश इस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से मैं अगर ये पॉइंट उठाऊं कि हदीस तो ये भी है कि अगर कोई बुरा काम होता हुआ देखो तो अगर तुम्हारे इख्तियार में है तो तुम हाथ की ताकत से रोको, नहीं रोक सकते तो ज़बान से, अगर उसमें भी नहीं तो फिर दिल में बुरा जाना। ये जो हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका ज़ुल्फ़ुल ईमान, ये जो सही बुखारी की रवायत है, इसमें ये इमाम गज़ाली ने लिखा है कि जो हाथ से रोकना ना, ये आम बंदे के हाँ हमारे हाथ में नहीं है, ये हुक्मरानों के ज़िम्मे है, ये हुक्मरान उसको करेंगे। और जो ज़बान से रोकना है, ये मशाइख उलमा और जो स्कॉलर्स हैं मजहबी, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और हमारी जो है जिम्मेदारी है उसको बुरा समझना। हाँ, हमने बुरा समझना है और अपनी जो रियाया है, जो आपके अंडर आते हैं लोग, उनको इससे हाँ हम बैक टू दैट पॉइंट सर, लॉ के बारे में आप बात कर रहे थे। जी। तो मैं यही कह रहा था कि अवेयरनेस नहीं है हमारे लॉ के अंदर। ये चीज़ें हैं कि ब्लास्फेमी के रूल रेगुलेशन हैं, उसमें ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो हम मुतल्लिक़ा अथॉरिटी में वो चीज़ पेश करते हैं, फिर वो एक कमेटी बनी है, वो कमेटी उसका जायज़ा लेकर उस पर उसका एक्शन लेती है। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है कि वो खुद एक्शन लेना शुरू कर दे। ठीक, खुद से एक्शन लेना किसी भी सूरत। तो सर ये अब देखें, हम लोग तो ये समझते हैं, बहसीत मुसलमान भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया कि ये करना है, लेकिन लास्ट डे भी मेरा एक सवाल था सर, इसमें मीडिया का किरदार, एक हम तो अदा कर रहे हैं ये किरदार इसको डिस्कस करके, लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ की जाएं। अब मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, आपको याद होगा यूट्यूब पाकिस्तान में बंद कर दी गई, वो जिस वजह से बंद की गई ब्लास्फेमी का केस था। उसके बाद हम लोग देखें तो वो कुछ अर्सा बंद रहकर जब तक रिमूव नहीं हुई, उसके बाद पाकिस्तान में ओपन नहीं किया गया उसको। वाई नॉट सर, हम उसको काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्रीज फैक्ट्स एंड फिगर के साथ और कितनी प्यारी शख्सियत और उसवा हुस्ना के ऊपर बात करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की जाए और वो बच्चों को भी पढ़ाई जाए और बच्चों को भी बताया जाए, आने वाली नस्ल को, ताकि ये मालूम हो कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे या जिनके हम फॉलोअर्स हैं उनकी असल में शख्सियत क्या थी। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि बंद करना कोई सलूशन नहीं है। हमने उसका पॉजिटिव वे देखना है और उस हवाले से डॉक्यूमेंट्री हमने बनानी है और पेश करनी है कि असल में इसका इस तनाज़र के अंदर है, हम उसको बंद नहीं करेंगे। अब दलाइल की रोशनी में और अपने बच्चों को अवेयरनेस के लिए, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। सर, अब ये जो दलाइल हैं, ये दलाइल आते हैं इल्म से। हमें मशाइख के पास बैठने का आजकल, देखिए मैं बिल्कुल सच्ची बातें करूँगा, किसी के पास वक्त आजकल जिस तरीके से नज़र आ रहा नहीं है, गलत है, लेकिन लोग नहीं बैठ रहे। जुम्मे में हम तब पहुंच रहे हैं जब खुतबा, दूसरा अरबी खुतबा भी ख़त्म होने वाला है। तो अगर कोई आप शेयर करना चाहें कि किन टॉपिक्स के ऊपर हमें इस वक्त रिसर्च करने की ज़रूरत है इंडिविजुअली, और किन किन कुतुब से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि हमारे सिलेबस के अंदर मैं ख़ुद कई थीसिस PhD लेवल पे इस मजहबी रवादारी के हवाले से हम जो है लिखवा चुके हैं, और इसमें एक निसाबी हिस्सा भी डालना चाहिए, अगरचे है बास रवादारी के हवाले से है, और इसमें रिसर्च होनी चाहिए कि गैर मुस्लिमों के इस हवाले से क्या इश्यूज़ हैं। मैं थोड़ा बताता चलूँ यहाँ पर कि
इसमें जब 9/11 के बाद जब इस्लाम तेज़ी से फैला और अमेरिका के अंदर कुरान मजीद की ज़्यादा मांग होने लगी, तर्जमा होने लगा, फ़हम होने लगा, तो वहाँ के कुछ लोगों ने ये चाहा कि अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इस्लाम की राह में रुकावट कैसे। तो दो चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने नस्ली फसादात को हवा दी है, दूसरे नंबर पर उन्होंने हज़रत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखी की है कि मुसलमानों के दरमियान जज्बा पैदा किया जाए कि वो जज्बे के तौर पर वो इस फसादात की तरफ आए। तो उन्होंने हमें चाहिए कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं, हम उनके नैरेटिव को लेकर उसमें हम बताएं अपने लोगों को कि इसमें हमने करना क्या है। देखें, दलाइल की रोशनी में जैसे मैडम ने भी बताया है कि तमाम मजहबी जितनी भी चीज़ें हैं, तौरात है, इंजील है, मुकद्दसात है, वो हमारे लिए भी मुकद्दस है। हम किसी नज़रिए को और किसी उसको देखिए, हमारे तो ईमान मुफस्सल का सबसे पहला तकाज़ा ही है कि आपका ईमान मुकम्मल नहीं। तो जब हम किसी के मज़हब तकद्दुसात का ख्याल करते हैं, और यही हमने अक़वाम आलम से यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मुश्तरक चीज़ें हैं, अम्बिया की जो है कदर करना, उनकी किताबों की कदर करना, उनकी नज़रियात की कदर करना, हम किसी को नहीं करना। जैसे कुरान मजीद ने तौरात और इंजील को हदायत और नूर कहा है, तो उसकी इंसल्ट हम नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि हम दूसरे मुकद्दसात की, दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम ईमान लाएं और उनका तकद्दस हिफाजत करें। हमारी अपनी जिम्मेदारी है और हमारे ईमान का हिस्सा है वो। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं आपकी बात में कि इंटरफेथ हार्मनी की बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे करिकुलम में, जब हम छोटे थे, हम इस्लामियात पढ़ते थे, हमारे नॉन मुस्लिम जो क्लास फेलो थे उनको बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं थी कि वो पढ़े, वो उसके अगेंस्ट कोई भी इख्तियारी मजमून रख सकते थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ आवरी के लिए। और ख़वातीन हज़रात, सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इसको डिस्कस करने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग डिस्कस करें और ये बात हवा में हो जाए। ये इनिशिएटिव लिया गया, कुछ सोच के लिया गया, और पीटीवी के सिर्फ मॉर्निंग शो नहीं, आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी ये सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि इंडिविजुअल तौर पर इस पर रिसर्च करें। एक ब्रेक, वापस आएंगे सुपर पाकिस्तान के साथ। तेजी से बदलती दुनिया में कोई खबर अपने पस मंजर में हतमी नहीं। खबरियत के किसी भी नुक्ते पर शफाफ मालूमात के बगैर तज्जिये की कोई बुनियाद नहीं। किसी भी वाक़ये के मुहर्रिकात और असबाब जाने बगैर मंतकी राय कायम करना मुमकिन नहीं। खबर की दुनिया में जब एतराज़ात इख्तिलाफात को जन्म दें तो तहकीक ही वाहिद रास्ता है। नुक्ताए आगाज से नुक्ताए अंजाम तक, मैं यशफीन जमाल नुक्ताए एतराज़ के साथ। देखिए नुक्ताए एतराज़ यशफीन जमाल के साथ रात 8 बजे सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। अक्सर माँ बाप की शिकायत है कि उनके बच्चे नए जमाने की टेक्नोलॉजी में खोए रहते हैं। मैं इन्हें एक बात कहता हूँ, ये जहाँ खोए हैं पाएंगे भी वहीं से ये। पाकिस्तान टेलीविजन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा पीटीवी फ्लिक्स पे। पीटीवी फ्लिक्स पाकिस्तान का पहला डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान टेलीविजन के सारे मशहूर और मकबूल ड्रामे, म्यूजिक शोज और वो सारे इवेंट्स जिन्होंने आपके दिलों पे राज किया, आप दोबारा देख सकते हैं, वो भी डिजिटल क्वालिटी पे। तो जनाब अभी डाउनलोड कीजिए
PTV फ्लिक्स और उन सुनहरी यादों को ताज़ा कीजिए जो पाकिस्तान टेलीविजन का खासा है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का ये सेगमेंट इसलिए भी स्पेशल है कि इसमें हम बाहिम्मत ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराते हैं, बहुत सी एंटरप्रेन्योर से मुलाकात कराते हैं, बिजनेस वुमेन से मुलाकात कराते हैं जो खुद काम कर रही हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए देखा होगा एक मटेरियल जिसको पोर किया जाता है और वो फिक्स हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिन आर्ट। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो आप अपनी स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो काम मौजूद है वो भी आपको दिखाएं कि कितना खूबसूरत काम है, बड़ा मेहनत तलब काम होता है ये। और जिन्होंने बनाया से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। इस वक्त एक इनके काम की एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे सामने मौजूद है। ये अगर आप इसको देखें, रेड कलर का शाइन के साथ, एग्जैक्टली कितना खूबसूरत लिखा। और नजम के पास भी एक आर्ट का नमूना मौजूद है जो मैं जरूर दिखाऊंगी। और ये ट्रे में दिखाना चाहूंगा पर्पस के लिए। आपने इसमें चाय बिल्कुल नहीं रखनी क्योंकि रख सकते हैं एक ग्लास, मतलब अगर आप इसको गंदा ना करें, खराब ना करें, वुड बेस्ड है ना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये वुड बहुत बेस्ड खूबसूरत है और आप इसके ऊपर ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अब ये कैसे बनता है, कितने दिनों में बनता है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है, ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं जिन्होंने बनाया है। सही बात है, और इससे फौरी तौर पर रिश्ता पक्का हो जाएगा। ये रिश्ता ट्रे है, रिश्ता ट्रे है ये डेफिनेटली। इसको ऐसे वैसे हर किसी के लिए ना निकालना, सिर्फ रिश्ते वालों के लिए, ये सिर्फ खास मेहमानों के लिए। हमारे साथ जी मौजूद हैं, रेजिन आर्टिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि इतना खूबसूरत सा काम कब आगाज हुआ और कैसे ये कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा राशिदा रियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैम ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत काम है और बहुत कम आर्टिस्ट हैं मेरा ख्याल है रेजिन आर्ट से रिलेटेड लोग, तो इसका आगाज आपने कब किया? मैंने आज से कोई 2.5 साल पहले काम इसका स्टार्ट किया था। सिर्फ 2.5 साल पहले? बिल्कुल। मैं पहले आर्टिस्ट तो थी, शुरू से हमेशा से मुझे शौक था, बट रेजन का 2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। और वो जब कोविड स्टार्ट हुआ, जी बिल्कुल सीखा मैंने। फिनिशिंग स्कूल से, एयरफोर्स वालों की फिनिशिंग स्कूल है, वहाँ से मैंने बाकायदा 3 दिन का बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त उनका काम है। अच्छा, रेजिन आर्ट के बारे में आपने बताया कि ये जो हमारे सामने कुछ चीज़ें मौजूद है, कुछ के साथ वुडन बेस भी है और कुछ विदाउट बेस है। बिल्कुल। तो बेस की ज़रूरत किन किन चीज़ों में पड़ती है? बेस की हम स्पेशली उन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बड़ी बड़ी वॉल हैंगिंग हम बनाते हैं, स्पेशली उसके लिए, क्योंकि प्योर जो रेजिन वर्क होता है वो हम बहुत बड़े लेवल का नहीं हम बनाते क्योंकि वो मोल्ड के अंदर बनते हैं। लेकिन जो हमारी वुड बेस होती है, हम वॉल हैंगिंग बनाते हैं, जैसे क्लॉक हम बनाते हैं, ये हम वुड बेस बनाते हैं ताकि इसको ये ज़्यादा देर तक स्ट्रॉन्ग करने के लिए और वॉल पे हैंग करने के लिए। और टाइम कितना लगता है एक कोई भी हैंगिंग बनाने के लिए? डिपेंड ऑन कि आप क्या चीज़ बना रहे हो। अगर तो हम प्योर रेजन वर्क जो होता है हमारे मोल्ड के अंदर बनाते हैं, उसको बनाने में तो 2 दिन लगते हैं, बट क्योर होने में उसका 1 वीक लग जाता है। और वुड बेस जो होता है वो 3 दिन तक लग जाता है, उसको 3 दिन में हमारा रेडी हो जाता है। मैम ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है? बेसिकली रेजन और हार्डनर 2 केमिकल होते हैं। रेजन और हार्डनर ये 2 केमिकल होते हैं और हम दोनों को जब मिलाते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। और ये ग्लिटरी स्टफ होता है? नहीं, वो बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होता है और उसमें हम कलर्स एंड ग्लिटर्स एंड स्टोन एंड एवरीथिंग जो भी हम चीजें हैं वो फिर हम इसमें डालते हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके ग्लिटर्स फैले हुए नहीं है, लाइक ये कॉर्नर्स पे आपको चाहिए तो सिर्फ कॉर्नर्स पे है। तो ये आप जब बेस बना लेते हैं उसके बाद हम करते हैं। यही तो वो आर्टिस्ट का होता है कि वो आपका डर्टी लुक ना आए, आपकी नीटनेस हो उस चीज में। अच्छा तो चलें इसको थोड़ी सी ना समझने की कोशिश करते हैं। अब जो मेरे पास है ये एक सिंपल वुड का मटेरियल है जिसको आपने अपने तरीके से कट किया है और फिर उसके ऊपर ये शाइनी सरफेस है, ये रेजन है। ये रेजन है, ओरिजिनली ये रेजन होता है और ये रेजन ये 2 लिक्विड से मिलके बनता है। लेकिन इसका ये जो डिजाइन है, ये हम कलर्स डालते हैं, देन हम उसको फिर हीट गन से उसको डिजाइनिंग इसकी हम कुछ भी अपने तरीके से कुछ भी मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो साइड वर्क है ये क्या क्या यूज किया? ये स्टोन्स हम डिफरेंट डालते हैं, इसमें ग्लिटर्स डालते हैं, डिफरेंट स्टोन डालते हैं, सिफाई ग्लास डालते हैं, हर तरह के स्टोन इसमें होते हैं। टाइम कितना लगता है लेट्स सपोज ये एक ट्रे बनाने में? ये एक ट्रे मतलब इसके प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। हम एक दफा बनाते हैं, पोर करते हैं, देन फिर सेकंड डे ये ड्राई होती है, फिर इसकी फिनिशिंग देते हैं, बैक साइड इसकी क्लियर करते हैं, नीट करते हैं। 4-5 दिन लग जाते हैं। 4-5 दिन लग जाते हैं एक प्रोडक्ट रेडी होने में। एक प्रोडक्ट आपके साथ भी पड़ा हुआ है,
बिल्कुल ये प्योर अच्छा, रेजिन ये वर्क है। प्योर रेजिन है। Yes। तो इस प्योर रेजिन में आपने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है? स्टोन्स भी नज़र आ रही हैं। Yes। जो लास्ट है बिल्कुल ये ग्लेक्सी सरफेस, Yes। ये क्या है? ये बिल्कुल प्योर रेजिन है, ये मोल्ड के हम अंदर बनाते हैं और इसमें भी ये फायर ग्लास है, ये क्रश ग्लास है, ये डिफरेंट हम स्टोन इसमें भी यूज़ करते हैं और इसको रेडी होने में एटलीस्ट 1 वीक मस्ट भी चाहिए। अच्छा, ये ड्यूरेबल कितना होता है? क्या ये गिरने से शीशे की तरह टूट जाता है? नहीं, बहुत जो नाजुक इतना बारीक हो तो वो होता है कि उसके टूटने Thickness पे depend की, करता हाँ, है। जस्ट लाइक ग्लास, Just जो like a अच्छा glass, ग्लास होता है एकदम से टूटता नहीं है, हैवी जो ग्लास होता है या बहुत जोर से गिराएंगे तो टूटे, अदरवाइज ये इतना होता नहीं, टूटता नहीं। और डिमांड कितनी है इसकी? डिमांड बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसलिए कि अभी जस्ट ये ये ऑनलाइन मॉडर्न फर्नीचर में काउंट ये हो रहा है मॉडर्न ना? फर्नीचर में आता है इसलिए और इसकी डिमांड क्योंकि अभी तक मार्केट में उस तरह से अवेलेबल नहीं है, जस्ट ऑनलाइन ही चल रहा है, इसलिए तो इसकी बहुत डिमांड है। तो और मैम- अब एक डिफरेंट चीज़ होती है, स्पेशली जैसे मैं वॉल हैंगिंग बनाती हूँ ना, तो वॉल हैंगिंग अब मार्केट से तो बड़े आराम से, वो जो आजकल चाइना की भी आ रही हैं और दूसरी भी आ रही हैं, तो हर कोई उसको तो खरीद रहा है। बट ये चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें हर एक के अपना कलर स्कीम होती है, हर कोई ये चाह रहा होता है कि मेरे ड्राइंग रूम अगर इतना महंगा अपने घर बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, लाउंज बनाया, तो उसमें मेरी जो एक वॉल हैंगिंग चाहे लगी हो बट बहुत यूनिक हो और डिफरेंट हो, किसी से भी ना मिलती हो। तो हमारा हर प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है, तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं एक चीज़ आज बनाई तो सेम 100% वैसी कल बने। तो मैम इसमें आप अकेले काम कर रही हैं या मैं आपके अकेले साथ कर रही होती हूँ। मुख्तलिफ अच्छा, ये आपने बिल्कुल एक क्लॉक भी बनाया, मैं चाहती हूँ अगर इसको आप उठा के सामने करके दिखा दें कि मुझे लग रहा था इसकी सुइयां स्टिल है, ये डेकोर पर्पस के लिए, लेकिन ये चल रही है, फंक्शनल क्लॉक नहीं, फंक्शनल है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसके साइड्स पे क्या मटेरियल लगा हुआ है? वो स्टोन हम डिफरेंट तरह के, क्योंकि हर क्लाइंट की डिमांड डिफरेंट होती है, कलर स्कीम भी डिफरेंट होती है, इसमें हर कलर्स हम यूज कर सकते हैं। आपको अगर ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, येलो चाहिए, हर कलर। एक और चीज मुझे जहन में आई कि ये और उसकी शाइन की वजह से मेरे जहन में आई कि कुछ ऐसा भी रेजिन वर्क है जो रात के वक्त ग्लो करता है। उसमें हम जब थोड़ा सा ग्लिटर डालते हैं ना तो वो शाइन करता है। जो इसमें कुछ होते हैं कलर्स के अंदर हम मिक्स कर देते हैं तो वो रात के टाइम थोड़ा ग्लो कर रहा अच्छा, ये शादियों वगैरह पे भी लोग ऑर्डर करते होंगे कि हमें ऐसी कोई 10-12 या 15-20 चीजें बना दें? बड़े ऑर्डर्स आते हैं? बिल्कुल, छोटे कोस्टर्स होते हैं और स्पेशली जैसे ये ट्रेस हैं, इसमें डिफरेंट डिजाइनिंग है। अब अगर मेरा पेज विजिट कभी करें तो उसमें मेरे डिफरेंट, जिसमें उसको वेडिंग ट्रे के नाम से हमारी ट्रेस चल रही होती है, और बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर नाम, जैसे पेज का नाम भी अगर आप मेंशन कर जी दें, बिल्कुल, मेरा पेज रेजिन बाय राशिदा के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे। ठीक, वेरी नाइस। और किसी ने अगर ऑर्डर करना हो तो कितने दिन पहले ऑर्डर करें? अब मैं 3 वीक का मस्ट भी टाइम लेती हूँ, क्योंकि ये इतना टाइम चाहिए अच्छा होता है। मैम, अब बहुत सारी ख़वातीन हमें सुन रही हैं, तो मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर भी बात करें कि आपने इसको टोटली अब एक बिजनेस पर्पस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे शौकिया तौर पे आपने इसको शुरू किया हो। तो ऐसा स्कूल मौजूद है इस्लामाबाद में, एयरफोर्स वाले करवा रहे हैं ये चीज़। कितने अरसा लगता है इसको सीखने में, और फिर उसके बाद कितने बेसिक मिनिमम जो है ना बजट से आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं इस बिजनेस का? अच्छा, ऐसा है कि मैं खुद भी क्लास कंडक्ट करती हूँ, हर महीने मेरी क्लास होती है। महीने में एक क्लास लेती हूँ, 4 दिन का मेरा सेशन होता है और उसमें मेरे 100 प्लस स्टूडेंट्स मेरे होते हैं। और फिर तो मेरा ख्याल ये प्रैक्टिस वर्क है ये प्रैक्टिस। और यकीन करिए कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। मैं जहाँ पे खुद मैंने सीखा था और मैं अर्न कर रही हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी जैसी बहुत सारी ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं वो भी ये स्टार्ट करें। और बहुत मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना पेज बनाया और अर्न कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ख़वातीन के घर बैठे काम कर रही हैं। अच्छा, इसका जो मटेरियल होता है, हार्डनर और लिक्विड आपने बताया, वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, कुछ स्पेसिफिक जगहों से मिलता है? स्पेसिफिक जगहों से मिलता है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने वेंडर्स आ गए हैं और उसमें बहुत सारी ख़वातीन ने भी स्टार्ट कर लिया बिजनेस। तो अब मुझे ऐसा नहीं मिलता। अब चाहे वो मेरे जैसे स्टूडेंट भी हैं, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से, अर्बन एरिया से होते हैं, तो मैं उनको ऑनलाइन ही बताती हूँ कि बेस्ट है कि आप ऑनलाइन आप आराम से चीज़ें खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाती हैं चीज़ें, और मार्केट से भी वैसे भी अवेलेबल होती हैं चीज़ें। अब बहुत ईजी हो गया है। आपके जो आइटम्स हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, हमें नज़र आ रहा है वॉल हैंगिंग्स हैं, ट्रेस हैं, वॉल क्लॉक है, टेबल है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके पास? कंसोल है, डिफरेंट टाइप्स के मेरे टेबल्स हैं, डिफरेंट कंसोल है। वॉल हैंगिंग मेरी बहुत बड़ी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं किसी ने बनाई। 96 बाय 96 मैंने एक बहुत बड़ी वॉल हैंगिंग बनाई थी। 96 बाय 96 की। और इसी तरह 120 और वो था क्या 96 बाय 96 पे? बेस वुड थी,
ऐसे जैसे ये होती है, और फिर उसका भी उस पर डिफरेंट हम डिज़ाइनिंग उसमें करते हैं। Very nice. और वॉल हैंगिंग में अब आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इंसान स्टार्टिंग तो छोटी छोटी चीज़ों से करता है, बट अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वॉल हैंगिंग की तरफ चला गया, और मिरर्स वर्क भी मिरर वर्क भी इस पे होता रहता है। और कंसोल बनाने के लिए उसके लिए क्या लोग आपको खुद से डिजाइन देते हैं, वो आपके पास जो मोल्ड्स मौजूद हैं उन्हीं के नहीं, वो मुझे लोग कलर स्कीम बताते हैं कि मेरे घर की ये थीम है, मुझे ये कलर चाहिए, और डिजाइनिंग फिर मैं थोड़ा उनको मैं गाइड करती हूँ, कुछ वो मुझे बताते हैं कि मेरे घर की ये स्कीम है, तो फिर मैं उनके मुताबिक कलर और कंसोल का बेसिक स्ट्रक्चर वो वुड बेस होती है, वुड बेस होती है, और नीचे हम लोग रॉड आयरन की जो चीजें होती हैं या ब्रास की हम यूज करते हैं चीजें। अब जरा प्राइस की बात करें तो मैम क्या क्या आपके प्राइसेस हैं, अगर कुछ एक आप ओवरव्यू देना चाहें। टेबल्स आप कितने तक में कर रहे हैं? प्राइसेस जैसे ये होती है, ये अब देखिए अब बिल्कुल डिफरेंट है, आपको कहीं पे भी मिलेगा। तो ये 25,000 की रेंज में हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी 18 इंच की क्लॉक है, तो ये 8,000 की क्लॉक है मेरी। इस तरह वो है तो 6 है, 7 है, हाँ दैट इज 7,000 एंड देन ये 8,000 की रेंज में 8,000। और 96 by 96 आपकी क्या रेट था? वो मैंने बनाई थी आई थिंक 90,000 की बनाई थी। लेकिन जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं ना, और क्योंकि ऑब्वियसली इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई है नहीं, कोई इतनी बड़ी वॉल हैंगिंग या मिरर वर्क पे काम कर रहा है, तो फिर आप बन जाते हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी से कीमत लगाते हैं। फिर लोगों को चाहिए होती है, फिर हम भी उसको मेहनत भी उसमें इतनी बड़ी सा खुद सर भी हो जाता है, फिर खुद सर भी कह सकते हैं, बट ये होता है कि फिर आपको पता होता है कि हाँ आप काम अच्छा कर रहे हो, तो लोग आपकी डिमांड है, कह सकते हैं। फिर आर्टिस्ट का भी तो हक बनता है, इतनी मेहनत की हो तो थोड़ा सा। वेल थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. तालीम का हक। रियासत 5 साल से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों के लिए मज़कूरा तरीक़ाकार पर, जैसा कि कानून के जरिए मुकर्रर किया जाए, मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करेगी। रानी, तुम भी ना हमारे घर के नौकर नहीं हो, हमारे घर के फर्द हो। तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो? उठो, खड़े हो, चलो खड़े हो। लगता है फिर बदल गई। ओ हेलो, फिर बदल गई, निकल यहाँ से, दफा। अरे बाबा, मेरी बीवी की तबीयत सही नहीं है। बाबा ये तो खुशी की बात है। अरे बाबा, सही मुझे पहचान नहीं रही है। अरे ये तो और भी खुशी की बात है। तो ये वो बुड्ढा क्या बात है, करता कहाँ है बुढ़िया जी? कोई तकलीफ है? अरे बाबा चुप कर, अपना काम करो बस। बाबा ये हमारे काम नहीं थी, मुर्गा बनना। यार बॉस, अगर दो हो तो एक मुझे। अब बकवास मत कर अपनी यार। अरे बाबा सीमा, तुमने खाने का बोल दिया जानी को? कोई जरूरत नहीं यहाँ हराम की रोटियां तोड़ने की। अरे बाबा ये फिर शुरू हो गई है। काम काज से तुम लोगों से होता नहीं है, बस बिठा के बक्से बनवा लो। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मैं हूं खालिद अब्बास डार और मेरे साथ है डार्लिंग। मैं माफी चाहता हूं डार साहब, मैं जरा शीशे के आगे खड़ा देख रहा था
कि हालात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। हुकूमत ने इनके फ़न को सराहते हुए तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। 1964 की बात है, दिसंबर की मेरा ख्याल है कि मैंने तबले और सरंगी की लड़ाई टेलीविजन पे वन मैन शो किया था, मुझे वो भी याद है। क्या अच्छा वक्त था। खुशियां दी ईद होई लाई रौनक पीटीवी आए मुंह ते फिर हासे डार्लिंग दी दीद होई। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबरा मन मोरा घबरा सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं है, चैन हमें नहीं है, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। जबरदस्त, बहुत आला। ये जो दो शानदार आवाज़ें हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ आपका तारुफ करवा देती हूँ। आफाक मुनीर गुलकार हैं और सैयद शहरोज़ अली जो हैं वो साथ गिटार पे मौजूद हैं, और इन दोनों का जो कॉम्बो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। और वैसे ही हम इमर्जिंग टैलेंट से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, वो लोग जो गुलकारी के मैदान में अपना नाम बना रहे हैं, और आफाक तो माशाल्लाह से एक्टिंग में भी अपना नाम बना रहे हैं, वहाँ पर भी अपने करियर को थोड़ा सा वो स्पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ गाते भी बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा आज इनसे मुलाकात कराई जाए। कैसे हैं आफाक आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शहरोज आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल, ठीक ठाक। सो आफाक कितना अर्सा हो गया म्यूजिक में? कह लें कि जब से आंख खोली है तब से म्यूजिक किया है? तब से ये है कि सुरों के पीछे। साल के आप? मैं 24.1। देखिए उम्र तो नहीं पूछते ना, लड़कियों से नहीं पूछते तो लड़कों से नहीं। उनका जवाब बड़ा अच्छा, 24.1। तो 24 साल मतलब कि बचपन से ही जो है ना वो गुलकारी शुरू करते हैं? कह लें कि स्टार्ट में स्टार्टेड एज ए नात ख्वां, लाइक आई वांट सारों का ये भी नाते पड़ता है, ये भी नाते पड़ता है, सारों का स्टार्ट नहीं से होता है। वो लाइक 2 टाइम्स ऑल पाकिस्तान नात ख्वानी में विनर था। फिर जब कॉलेज में गए तो आई स्टार्टेड मिली नगमा, तो उसमें आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है, आहिस्ता फिर सूफी की तरफ आए होंगे। आपको यू नो द ड्रिल, मतलब आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक पहले। तो फैमिली ने सपोर्ट किया इस सारे सफर में? फैमिली ने जिस तरह की फैमिली को अभी मना रहे हैं आइटम सॉन्ग गाने ये जो बच्चे नाते पढ़ते हैं ना, पहले उनको अम्मी अब्बू को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अब नात से थोड़ा हम आगे बढ़ने लगे, अब थोड़ा वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे बढ़ते गए मतलब लड़कपन से, तो उसी तरह से घर वालों को मनाते गए। तो शहरोज आपने तो दफ से तो नहीं शुरू किया था? नहीं मैं बेसिकली मुझे 8 साल हो गए हैं, मैंने स्टार्ट किया था रबाब से। ओह माशाल्लाह। हाँ, तो बहुत खूबसूरत। मैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, रबाब, हारमोनियम, कीबोर्ड, प्रिकशंस बजाता हूँ मैं, दुम्बा, कहून। क्या बात है। तो ये सारे किसी उस्ताद से सीखते गए या खुद? नहीं, ये मैंने खुद सीखा है सब। तो आफाक के साथ रहते हुए कभी सुरों पे ध्यान नहीं दिया कि आप गाना भी साथ शुरू? नहीं, कभी मतलब गौर नहीं किया मैंने कि मुझे वोकल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना पता होता है आपका शौक ही है, आपका पैशन है ये। मेरा पैशन जो है ऑडियो इंजीनियरिंग है बेसिकली। मुझे ना ऑडियो के साथ ऑडियो मैनिपुलेशन और इन चीज़ों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। कंपोजिशन की तरफ भी फिर तो आप होंगे? हाँ, मेरी कंपोजिशंस की तरफ मैं खुद अपना बेसिकली मैं खुद ही बनाता हूँ अपनी कंपोजिशंस।
नए कवर्स भी होते हैं तो उसमें भी मेरी अपनी ठीक, अच्छा contribution डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। ब्रेकिंग न्यूज हमने शामिल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए एक खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। मोहम्मद असलम भूतानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दीगर अरकान में शाहिदा अख्तर अली शामिल हैं, मोहम्मद अबू बकर, चौधरी मोहम्मद वर्जीस ताहिर साहब, शेख रोहेल असगर भी शामिल हैं इस कमेटी में, सैयद हुसैन तारिक, नाज बलोच, खालिद हुसैन मक्सी, वजीहा कमर और डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान भी इसमें शामिल हैं। जी, हम आपको बता रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई है और इसके अलावा मोहम्मद असलम भूतानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दीगर अरकान की बात की जाए तो शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, चौधरी मोहम्मद वर्जीस ताहिर, शेख रोहेल असगर भी शामिल हैं। मरियम मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मरियम, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी है, जिसके चेयरमैन जो हैं भूतानी असलम भूतानी जो है वो कमेटी के चेयरमैन होंगे। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील का जो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है। कमेटी के दीगर अरकान में शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अकबर, चौधरी मोहम्मद वर्जीस ताहिर, शेख रोहेल असगर, सैयद हुसैन तारिक, नाज बलोच, खालिद हुसैन मक्सी, वजिया कमर और डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी अपनी तहकीकात और इंक्वायरी के सिलसिले में किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद कर सकेगी। कमेटी अपनी जामे तहकीकात करके रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश करेगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आपने डिटेल के बारे में बताया। नजम साकिब की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, जिसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो जल्द सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी, वापस हम लोग बढ़ते हैं जी। तो आप लोगों से एक और फरमाइश है कि कोई जो आप अपना दिल करे सुनाना चाहें। हम सजाद अली खान साहब का झूलेलाल कोक स्टूडियो। ज़रूर जी, पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज नाम और सुरीली आवाज़। या मौला या मौला तेरे रोज़े ते आने के साईं, तेरे रोज़े ते आने के साईं, पानी में धमा झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, तेरे रोज़े ते आने के साईं, तेरे रोज़े ते आने के साईं, पानी में धमा झूलेलाल। उसने हक वाकिफ़ असरारे जली, याद आया मरकज़े फ़क़ दो आलम का वली, याद आया जब कभी माहे रजब सेहने हरम से गुजरा, मुस्कुराते हुए काबे को अली, याद आया। हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, या लाली या लाली या ला या ली, या लाली या लाली या ला या ली, या लाली या लाली या ला या ली,
मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला। आ आ बहुत आला, वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट कलाम मैं कहूँगी। इसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की? कह लें कि मेरा ज़्यादा जो सुनने का वो रहा है वो सजाद अली ख़ान साहब को, उस्ताद शफ़क़त अमानत अली और जावेद बशीर साहब, तो उनको सुन के जो है उनकी ड्रिल्स देख के जो है इसमें यही है, जितना आप सुनेंगे उतना आपको सुर आएगा। तो ये कह लें कि बचपन से आपने किसी को हायर नहीं किया, किसी से ट्रेनिंग नहीं लिया आपने? हायर क्या करना? I mean, शागिर्दी किसी के नहीं, शागिर्दी इस तरह के मतलब बचपन से ही मेरे कहते मेरे वालिद भी नात ख़्वान हैं, तो ये कि और फैमिली में तो उनसे भी कुछ सीखने का यही मराइल रहा। तो ये सुरों का ताल्लुक जो है वो फैमिली से चलता हुआ आ रहा है? जी, फैमिली से बहुत सपोर्ट। अफाक, हम चाहते थे आपके साथ गपशप करें, लेकिन वक्त चूँकि मुख्तसर है तो हम लोग बाकायदा तौर पर इजाज़त लेते हैं और लास्ट आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कुछ हमें सुनाएं। और ख़वातीन व हज़रात, हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। जी बोलो। बोलो बोलो तुमने क्या देखा, बोलो बोलो तुमने क्या देखा, तुमने मेरे में क्या देखा। वैसे तो सपने हजारों हैं, तेरी है ना निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। ओ ना मेरी गाड़ी देखी, ना मेरा बंगला देखा, ना मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, ना मेरे देखे, ना मेरा सपना देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। तुमसे दूर चला जाऊंगा, पास तेरे आऊंगा, प्यार तुमसे नहीं है। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया, ऐसा न था। हो गए सपनों में गुम, हो गए सपनों